नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव के आखिरी दौर में, इस फाइनल 2024 के आखिरी दौर में मोदी जी की जो झुंझलाहट है, मोदी जी की जो बेचैनी है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। अब आज जैसे जो उनकी आखिरी रैली थी, इस फाइनल की जो आखिरी अंतिम रैली, लास्ट रैली थी, उसमें मोदी जी भरपूर गुस्से में थे और ऐसा गुस्सा मोदी जी का पिछले 10 साल में शायद ही किसी ने देखा हो। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा, तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। अब दोस्तों, क्या ये जो गुस्सा आज प्रकट हुआ है, ये एक तरह की मोदी जी की धमकी है विपक्ष को कि मुझे ऐसा वैसा मत समझना, मैं फिर से आ रहा हूं जीत कर और हिसाब करूंगा एक एक का। क्या ये एक तरह की धमकी थी, थ्रेट थी, या फिर ये जो गुस्सा था उनका, जो अचानक अनायास आया उनके चेहरे पर, उनकी आवाज में, क्या ये गुस्सा एक तरह का फ्रस्ट्रेशन था, एक कुंठा कि कहीं हाथ से बाजी तो नहीं निकल रही? और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं। अब दोस्तों, मोदी जी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? और ये जो गुस्सा है, ये हार का लक्षण है या जीत का लक्षण है, अहंकार का लक्षण है? इस पर डिटेल में डिस्कस करूंगा एक्सपर्ट के साथ, लेकिन आज का मैं अपडेट दे दूं। आज आप कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है 2024 का फाइनल है, इसका जो कैंपेन है, इसका जो प्रचार है, वो खत्म हो गया, यानी कर्टन्स हो गए। अब सिर्फ वोटिंग बाकी है 1 जून को। तो 1 जून को 57 सीट्स पर वोटिंग होगी और उसके बाद शाम को ही एग्जिट पोल, पहला रुझान आपको देखने को मिलेगा। और उसके 2 दिन के बाद, यानी 4 जून को 2 और 3 4 जून को फिर फाइनल के रिजल्ट्स हैं, नतीजे हैं, रिपोर्ट कार्ड सामने आएगा कि कौन जीता कौन हारा। जो 1 जून को 57 सीटों पर चुनाव है, उसमें पंजाब की 13 सीटें हैं। पंजाब कह सकते हैं कि एक ही दिन में वोटिंग ख़त्म हो जाएगी। पंजाब में क्या होने जा रहा है, क्या मोदी जी वहाँ खाता खोल पाएंगे इस बार, उस पर मैं आऊँगा। हिमाचल 4 सीटें हैं वहाँ पर, उसका भी फैसला जो है वो 1 जून को होना है। कंगना रनौत, वहाँ उनकी फिल्म, चुनाव की फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, बताऊँगा आपको मैं। चंडीगढ़ है, उसके बाद यूपी का जो लास्ट राउंड है, 13 सीटें। आप कह सकते हैं यूपी में योगी जी, जिनका गढ़ गोरखपुर है, और बनारस में जिनका गढ़ है मोदी जी, योगी और मोदी के गढ़ के बीच में 13 सीटें हैं। चारों तरफ फैसला इसमें होगा, जहां अखिलेश धीरे धीरे भारी पड़ रहे हैं, अखिलेश और राहुल गांधी। उसके बाद बिहार में 8 सीटें हैं, लास्ट फाइनल राउंड है और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उड़ीसा में 6 सीट्स हैं, उड़ीसा का भी चुनाव खत्म हो जाएगा। झारखंड की 3 सीटें बची हैं और बंगाल, ममता बनर्जी की 9 सीटें बंगाल में बची हैं। कुल मिलाकर 1 जून को 57 जो आखिरी सीटें हैं, उन पर चुनाव मतदान लॉक हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर पूरा देश देखें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कांटे की टक्कर कहीं चल रही है या बाकी है, तो वो उत्तर प्रदेश है, जहाँ आखिरी चरण का जो मतदान है, वहां आर पार की आप कह सकते हैं जंग हो रही है इस वक्त। और जिस तरह से अखिलेश यादव वहां कहर भर पा रहे हैं, आप कल्पना करिए कि 50 डिग्री तापमान, 50 डिग्री का टेम्परेचर है, जहां पर बाकी नेताओं की रैली में भीड़ नहीं आ रही। 50 डिग्री में भला कौन आएगा? वहां अखिलेश यादव की रैली में जो जोश है, जिस तरह का भीड़ का समंदर दिख रहा है, कोई पेड़ पे बैठा है, कोई टेंट पर बैठा है, कि वो किसी ने बल्ली पकड़ लिया, पोल पकड़ लिया, जिस तरह से वहां युवाओं का एक उन्माद है, ये जो भीड़ है, ऐसा लगता है जैसे तमिलनाडु का कोई सुपरस्टार रजनीकांत के लिए के जो एक क्रेज था एक जमाने में, वो क्रेज, वो दीवानापन इस वक्त अखिलेश यादव के लिए। और अगर ये भीड़ ट्रांसलेट होती है वोट में अखिलेश यादव की इंडिया अलायंस में, तो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हो सकता है। वैसे अगर आप अमित शाह से पूछें तो अमित शाह अभी भी कह रहे हैं 70, बीजेपी कह रही है 65 सीटें आएंगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो टैली है, जो टोटल है, वो 71 से 2014 के 71, 2019 के 62 से घटकर
50-55 पर आ सकता है। यूपी इज़ गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग स्टेट। अब दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा बड़ा राज्य जो बंगाल है 42 सीटों वाला, क्या बंगाल में वाकई अमित शाह पूरा बंगाल जीतने जा रहे हैं और मोदी का जादू वहाँ चल रहा है, या फिर जो ज़मीनी सच है कुछ और है? ममता बनर्जी एक शेरनी की तरह अभी भी दो हाथ कर रही हैं मोदी जी से। क्या है उस पर भी टिप्पणी करूँगा। और कंगना रनौत, वो जीतेंगी हारेंगी, उनकी जो चुनावी फिल्म है वो हिट होने जा रही है, फ्लॉप होने जा रही है। मुझे लगता है कि हिमाचल से लौटे जगदीप संधू साहब होंगे, वो आपको वहाँ बताएंगे। और कुल मिलाकर एक्सपर्ट से आज बहुत कुछ मैं बातें करने जा रहा हूँ आखिरी दौर के आखिरी चरण की। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा सवाल, मोदी को इतना गुस्सा अचानक क्यों आ रहा है? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कारण क्या है? लक्षण क्या है? और क्या बताते हैं? मुझे लगता है सीधे चलते हैं प्रोफेसर रवि कांत के पास, पूछते हैं उन्हीं से इतना गुस्सा मोदी जी को क्यों आ रहा है, और बात करते हैं जगदीप संधू से, समझने की कोशिश करते हैं पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, यहाँ क्या होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, और आखिरी चरण में नतीजे क्या आने वाले हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे, ये जो मोदी जी अपने आखिरी दौर की आखिरी स्पीच के आखिरी पैराग्राफ कह लीजिए, जब वो खत्म कर रहे थे अपनी स्पीच, एकदम से उन्होंने चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं चुप हूं, इस चुप्पी को यह मत समझिए कि मोदी सीधा है। उन्होंने कहा जिस दिन मैं मुंह खोलूंगा ना, तो उस दिन मैं कांग्रेस को 7 पीढ़ियों का पाप जो है याद दिला दूंगा। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा, तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। ये जो मोदी जी का जो टोन था, ये जो गुस्सा था, क्योंकि अभी तक ठीक है वो मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, मटन मछली की बात चल रही थी, लेकिन आज तो गुस्सा था डॉक्टर साहब, पूरी तरह से रौद्र रूप में मोदी थे। ये क्या है? ये क्या संकेत दे रहा, किस बात का संकेत है? ये अहंकार है जीत का, या हार की कहीं ना कहीं कुंठा है? देखिए, मोदी जी ने आज गुस्सा दिखाया। अभी कल परसों वो कह रहे थे कि विपक्ष मेरा कोई दुश्मन नहीं है और मेरे तो हर राजनीतिक दल में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मोदी जी 2 पर्सनालिटी को एक साथ जी रहे हैं। वो गांधी जी के बारे में क्या कहते हैं, इसके पहले मटन, मंगलसूत्र, मछली, मुसलमान, और फिर कहते हैं कि नहीं मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो सार्वजनिक जीवन मेरा बेकार हो जाएगा। तो एक तरह से डबल पर्सनालिटी। लेकिन मैं नहीं समझता इसमें कि नरेंद्र मोदी जी इसको यूं ही कर रहे हैं। वो दरअसल इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है, लगातार सुर्खियों में बने रहना। क्योंकि मोदी जी के बिल्कुल आखिरी में आकर के ये चीज हो गई है कि अब उनको कोई ध्यान से ना देख रहा है ना सुन रहा है, तो लगातार बातचीत में रहना ये उनकी पुरानी फितरत है। दूसरा, ये चुनौती भी है, और वो तैयारी जो हो रही है ना कि आर्मी चीफ को 1 महीने का एक्सटेंशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जेड श्रेणी की सुरक्षा, मॉक ड्रिल जो हुआ पार्लियामेंट की सुरक्षा को लेकर के, तो ये वो परिस्थितियां हैं कि मोदी जी अब अपने उसमें दिखा रहे हैं कि देखिए हमको हल्के में मत लेना। अगर मैं अपने पे आ गया तो 7 पीढ़ियों के पाप बता दूंगा। अब ये कौन सी 7 पीढ़ियां हैं, कौन से पाप है, इस तरफ इशारा नहीं किया मोदी जी ने। तो वही गुस्सा एक तरह से है, और हार की वजह से, और साफ दिख रहा है अब तो कि मोदी जी चुनाव हारने जा रहे हैं। उसी वजह से गुस्सा, और वो ट्रंप की तरह कहीं ना हो खेल, जैसे वहां हुआ था कि नहीं साहब, अपने समर्थकों को वो दिला देना, फिर से एक अहंकार पैदा कर देना कि नहीं नहीं आप तो केवल शासन करने के लिए हैं। तो ये कुछ मुझे दिखाई पड़ रहा है इसमें। जी डॉक्टर साहब, ये जो आखिरी युद्ध है उत्तर प्रदेश का, और लोग ऐसा कह रहे हैं, और आप तो पूरा उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जिले जिले जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आखिरी फेज है, लास्ट फेज, और इत्तेफाक ये है, कल भी हमने इस चीज को दोस्तों को बताया था कि ये जो आखिरी बैटल है, उत्तर प्रदेश का आखिरी युद्ध, ये गोरखपुर और बनारस के बीच में ये लड़ा जा रहा है। गोरखपुर जो है वो योगी जी का गढ़ है, और नरेंद्र मोदी का गढ़ बनारस है।
तो ये बनारस और उत्तर प्रदेश के बीच में जो जंग है, इसको डॉक्टर साहब आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, डीप पूर्वांचल का हिस्सा है जो सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए पहले से ही जाना जाता है। और इस जो तीसरा एक तरह से मोदी जी का चुनाव है, जिसमें हिंदुत्व की जो पूरी बयार थी वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। मोदी जी के वादे पूरे जुमलों में तब्दील हो चुके हैं। महंगाई और बेरोजगारी दो बड़े मुद्दे हैं जो हर परिवार में व्याप्त हैं, हर व्यक्ति के लिए वो बड़े मुद्दे हैं। ऊपर से जो संविधान बदलने का ऐलान किया गया बीजेपी की तरफ से, उसने एक बड़ा मुद्दा बना दिया। और इस पूर्वांचल के इलाके में भले ही बनारस में मोदी जी हों या गोरखपुर में योगी जी हों, इसके दरमियान का जो हिस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी को साफ करते हुए दिखाई पड़ रहा है। योगी जी क्या गोरखपुर को बचा पाएंगे, आज ये भी सवाल है। और सच्चाई तो ये है कि नरेंद्र मोदी के सामने अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ गई होती तो नरेंद्र मोदी को भी मुश्किलें हो जाती है। आज वो मेडिटेशन के लिए नहीं जा पाते आराम से, वो अभी 4 तारीख तक सो नहीं पाते कि वो अपनी सीट बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे हैं। जैसे आज वो रामेश्वरम के लिए, और मुझे लगता है कि जिस तरह की पर्सनालिटी उनकी दिख रही है, मेडिटेशन के लिए उनको जाना भी चाहिए। कभी गुस्सा, कभी ये कहना कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था उनकी फिल्म आने के पहले। तो ये जो रामेश्वरम की उनकी, हालांकि वो प्रचार के लिए है कि सब जानते हैं, लेकिन मतलब आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर लड़ गई होती बनारस में तो बनारसी बाबू को घाट का पानी याद आ जाता, आप ये कह रहे हैं। और जो कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं वो ना दिखते। संधू साहब, आप तो पंजाब का दौरा करके आए और हिमाचल की वादियों से लौटे। पंजाब पे तो मैं बाद में जाऊंगा कि वहां क्या लड़ाई हो रही है। जरा हिमाचल की वादियों के बारे में, वो कंगना रनौत के बारे में तो बता दीजिए कि कंगना रनौत क्या जीत रही हैं? क्या बोल रहा है हिमाचल? कंगना आगे है या राजा साहब का बेटा आगे, पुत्र आगे है? द प्रिंस इज विनिंग और कंगना रनौत। मैं कह रहा हूं दीपक जी कि उनकी फिल्म लगता है कि नहीं चल पाएगी पूरी तरह से। जिस तरह से वहां की सूचनाएं हैं और जो वहां का परिदृश्य है, उसमें सीधा सीधा सा कंगना रनौत पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और राजा साहब का बेटा, उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर हुई है। और जो स्थानीय लोग हैं उनका पहले शुरू में लगता था कि वहां झुकाव है जी, लेकिन अब वो एक राजनीतिक परिदृश्य में बदल चुका है और वो राजनीति सीधे सीधे से कांग्रेस के प्रत्याशी को हिमाचल में आपको लगता है, मुझे एक लाइन में बताइए, हिमाचल में क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस खाता खोलेगी या 2014 और 2019 की तरह मोदी जी चारों की चारों सीट इस बार फिर जीत रहे हैं? शिमला की सीट विनोद सुल्तानपुरी वहां लड़ रहे कांग्रेस से, वो उनके पक्ष में जा रही है जी, शिमला की सीट। और मंडी की सीट जो है वो भी कांग्रेस उसमें एज है। और तीसरी सीट अगर कांगड़ा की कहें, जहां आनंद शर्मा लड़ रहे थे, उनके बारे में कहा जाता था कि जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन क्योंकि वो मूलतः हिमाचल से हैं, बहुत गहरे से जानते हैं, पूरी जड़ें हैं, तो अब चुनाव में बहुत आगे आ गए हैं और पूरा मुकाबला वहां कांगड़ा की सीट पे भी है। हमीरपुर की सीट माना जा सकता है कि वो परंपरागत रूप से अनुराग ठाकुर के पक्ष में जाएगी। अनुराग ठाकुर, मतलब आपका ये कहना है कि 2 सीटें, 4 में से 2 सीटें जो है वो कांग्रेस जीत सकती है। और एक जो ब्रेकिंग न्यूज इन्होंने दी कि कंगना रनौत की जो फिल्म है इस बार, चुनावी फिल्म जो है, शायद वो हिट ना हो, फ्लॉप हो, ऐसा संकेत दे रहे हैं। और ये इनका ये भी कहना है कि इस बार कांग्रेस वहां पर खाता खोलेगी, 4 में से 2 सीट जीत सकती है। और मुझे लगता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है तो एक एडवांटेज वहां पर जरूर होगा। डॉक्टर साहब, अगर ओवरऑल हम लास्ट राउंड की बात करें, जहां 57 सीटें हैं, बिहार में 8 सीट हैं, झारखंड में 3 सीट हैं, उड़ीसा में 6 हैं, पंजाब में 13 सीट हैं, उत्तर प्रदेश 13, बंगाल 9, चंडीगढ़ 1। बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 4 बड़े राज्य हैं। मुझे लगता है झारखंड कहीं ना कहीं बिहार को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश, ये जो 3 बड़े राज्य हैं, जमीनी सच यहां पर क्या है? क्या बीजेपी को एज है? क्या मोदी जी का ढोल बजने जा रहा है? मोदी जी फिर से यहां से जीतेंगे या फिर इस बार मामला टाइट है?
देखिए दीपक जी, इस पूरी बेल्ट में एंटी मोदी वेव बह रही है। उत्तर प्रदेश का हाल तो बखूबी आपको मालूम है, और पूर्वांचल के इलाके में कोई संभावना ही नहीं है। उसके पीछे दो बड़े कारण मैं बता चुका हूं, इसके अलावा संविधान वाला बड़ा कारण है, और ये संविधान वाला इशू उतना ही बिहार में प्रभावशाली है जितना आपका झारखंड में। झारखंड में इस चुनाव का जो सबसे बड़ा हासिल है वो कल्पना सोरेन है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने बागडोर संभाली है, एक महिला जिसने इतनी जल्दी ग्रो किया और इतना अच्छा भाषण देने लगी। आदिवासियों में भी वही बेचैनी है कि अगर संविधान बदल गया तो फिर हमारे आरक्षण का क्या होगा, हमारे जल जंगल जमीन के अधिकार का क्या होगा, हमारे शिक्षा और नौकरी का क्या होगा। ये बड़े मुद्दे झारखंड में भी बन रहे हैं। और बंगाल की जहां तक बात है तो बंगाल में बंगाली अस्मिता का खेल चल रहा है। ममता बनर्जी को इतनी आसानी से वहां पर हरा देना, मोदी ने वहां कार्ड खेला था। मोदी ने क्या किया था कि वहां जो दलित आबादी है 22% उस पर दांव लगाया था, लेकिन इस चीज को भांप लिया ममता बनर्जी ने। और पिछले जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम कैंडिडेट के रूप में रखा सामने, और फिर उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। जो सीए जी का इशू है उसने भी, जो वहां पर नाम शूद्र जो दलित जातियां हैं जी उनको भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो बंगाल जी। में भी वो परिस्थितियां नहीं है कि आप पिछले रिकॉर्ड पर नहीं, पहुंच लेकिन जाए। यहाँ मैं डॉक्टर साहब एक चीज कहूंगा। मोदी जी, उनका ये कहना है कि साहब अगर किसी राज्य में हम कमाल कर रहे हैं, धोती फाड़ के रुमाल कर रहे हैं, तो वो राज्य बंगाल है। बंगाल विल गिव द बेस्ट रिजल्ट। एक इंटरव्यू ने मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा है। तो क्या वाकई सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं मोदी जी, या एक गीदड़ भपकी है एक तरह की? दीपक जी, केवल गीदड़ भपकी है। वो ममता बनर्जी हैं। बोले तो ना उस समय 2 मई दीदी गई, और क्या हासिल हुआ था। बंगाल में कोई भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जादू काम नहीं कर रहा है। सिंधु साहब, पंजाब में तो मैं आ रहा हूं, लेकिन जरा चंडीगढ़ का मैं हाल जानना चाह रहा था। इस बार चंडीगढ़ में कोई अनिल मसीह साहब तो नहीं बैठे हुए हैं? चुनाव का अरे जो कितनी बागडोर, क्योंकि चंडीगढ़, मैं कहना नहीं चाहता हूं, चंडीगढ़ में की जो बदनामी हुई है, इतना बेहतरीन शहर चंडीगढ़, और सारा मैं एहतराम कर रहा हूं चंडीगढ़ के लोगों का, लेकिन बड़ी साहब बदनामी हुई चंडीगढ़ में। आपका चंडीगढ़ संधू साहब, बड़ी बदनामी हुई जिस तरह से चुनाव मैनेज किया गया मेयर का अनिल मैसी साहब ने। तो क्या कोई और अनिल मसीह तो नहीं है, या मनीष तिवारी जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, क्या मनीष तिवारी को थोड़ी बहुत कामयाबी मिल रही है, या ये सीट बीजेपी की झोली में जा रही है? दीपक जी, जहां तक मनीष तिवारी का सवाल है, मनीष तिवारी उसी चंडीगढ़ से पढ़े हुए हैं, गली गली से वाकिफ हैं, आदमियों को भी जानते हैं। और अगर ऐसा कोई मसीह अगर वहां सामने आएगा तो उसके इंतजाम भी कांग्रेस वाले करना जानते हैं। जी 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 एक बात। जी। दूसरी बात यह है कि जो पिछली सांसद रही उससे जो लोग खफा हैं चंडीगढ़ के खास तौर से उनकी परफॉर्मेंस से, उसका लाभ मनीष तिवारी को स्पष्ट रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, और चलिए जो मनीष तिवारी की आप बात करें, जरा पंजाब का हाल बता दीजिए फटाफट कि पंजाब में जो 13 सीटें हैं, क्या मोदी जी ने जो आज आखिरी रैली करी वो होशियारपुर में करी, यानी पंजाब को उन्होंने चुना, तो कहां पंजाब में वो आखिरी रैली कर रहे हैं? उसके बाद वो दक्षिण भारत में रामेश्वरम में जाके योग साधना करेंगे। क्या पंजाब में मोदी का असर है, मोदी का जादू है? जब मोदी जी पगड़ी वगड़ी पहन लेते हैं तो क्या उस पगड़ी का असर है, या उछल भी सकती है पंजाब में पगड़ी? जहां तक पंजाब की बात है तो पंजाब में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग करने की कोशिश की है, और वो प्रयोग है कि बहुत से ऐसे लोग जिनको अपनी पार्टी में शामिल करके एक हिंदुत्व की जो सामाजिक विभाजन की एक एक पिच तैयार की है, और उसके ऊपर वो जिस तरह से वोटों को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो वो उनका अब के नहीं चलने वाला। पहले क्या कितनी था सीट दे रहे थे ये बताइए? बाकी तो हम समझ गए, आम आदमी पार्टी है और क्या कहते हैं बीजेपी है, अकाली दल में ताकत नहीं रही। तो बीजेपी कितनी सीट जीत रही है? 5 सीट, 4 सीट, 3 सीट, 2 सीट? पंजाब में कितनी जीत एक रही भी थी? नहीं, एक भी नहीं अब के। अब आपने तो कुछ आगे पूछने की मतलब मुझे गुंजाइश ही नहीं रखी कि मैं आगे पूछूं क्या आपसे।
आप कह रहे एक भी सीट नहीं है। चलिए ठीक है, बता अब देता आप हूँ। एक्सपर्ट। नहीं, मैं जब आपने कहा एक खाता ही नहीं खुल रहा मोदी जी का, तो मैं क्या जी बोलूं नहीं, फिर आपसे पंजाब के बारे में। देखिए पंजाब में अगर उनको सीट मिलती थी तो उनको सीट मिल जाती थी अकालियों के साथ गठबंधन की वजह से, क्योंकि जो शहरी हिंदू वोट था वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ हद तक मिलता था, और जो ग्रामीण वोट था वो जी अकालियों की वजह से इनके खाते में आ जाता था, तो एक दो कैंडिडेट इनके जीत जाते थे। जी अब के ये अकाली और ये अलग अलग लड़ रहे हैं, तो अकाली की जो वोट है, जो अधिक वोट है ग्रामीण जी वोट है, जो शहरी वोट तो बहुत कम है संख्या में, तो इसलिए ऐसा लगता नहीं कि इनके जी हिस्से में कोई बड़ा वोट शेयर आने वाला है। और जो जी अकालियों का अपना इंटैक्ट वोट है, जो पंथक वोट है, वो अकालियों को जाएगा। चलिए ठीक है संधू साहब, आपने बताया कि बहुत ही पोजीशन मोदी जी की टाइट है और हो सकता है तमाम कोशिशों के बावजूद एक भी सीट हाथ ना लगे। हालांकि जो सर्वे आ रहे हैं जिस तरह के और न्यूट्रल सर्वे, उनका ये कहना है कि शायद 2 सीट मोदी जी के खाते में पंजाब से जाए। अब देखते हैं, वो तो अब समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। ये मोदी जी और अमित शाह, उनके जो चाणक्य अभी भी रट लगाए हुए हैं कि साहब 350 पार और 350 और 360 और 370। मतलब मुझे तो लग रहा है जैसे कोई फिश मार्केट हो गया, ये जो चुनाव का बाज़ार है, जो बोली लगा दो। अ, आपको क्या लगता है कि क्या जो बॉडी लैंग्वेज है अमित शाह की या आज मोदी जी की आपको दिखी, क्या ये जीत की बॉडी लैंग्वेज है या कहीं ना कहीं ये एक फ्रस्ट्रेशन की बॉडी लैंग्वेज है, जहां आदमी थोड़ा सा झुंझला जाता है? एक मोदी झुंझलाए क्यों है, मैं ये जानना चाह रहा था। दीपक जी, पिछले 23 साल से मोदी जी सत्ता में है। पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। विपक्ष में कभी रहे नहीं और ये आदत भी नहीं है उनको। इस बार जो लोग हैं वो विपक्ष में खड़े हुए हैं और वो जिस तरीके से अपने मुद्दों पर रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, और आपको आवाज आ रही है, बहुत आसानी से उस आवाज को आप सुन सकते हैं। मोदी जी ने उस बात को भांप लिया है, वरना पिछले आप देखें 2014 में भी उन्होंने इस तरह का मुसलमान हिंदू नहीं किया था। 19 में जी तो सवाल ही नहीं था, पाकिस्तान जरूर था लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं था। इस बार उन्होंने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं, रोज उड़ाई। ये इस बात को साबित करता है कि मोदी जी को एहसास हो गया है कि अब उनको कहां जाना है, कहाँ विपक्ष जाना, में जाना चलिए है। इसलिए वो ठीक है डॉक्टर साहब। फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा, वो सारी चीजें दिख रही हैं। अब मोदी जी के जो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे के भाव को पढ़ना बड़ा मुश्किल है और महारत हासिल है मोदी जी के जो जिस तरह का उनका भाव है, भाव भंगिमा जिसे कहते हैं, उसको पकड़ना समझना बड़ा मुश्किल है। देखना है, वो तो मशीनें खुलने के बाद पता लगेगा कि खेल क्या होता है। इस पार ऊँट बैठता है, उस पार बैठता है, मोदी जी फिर से कंटिन्यू करते हैं, फिर से राज तिलक करते हैं या करवाते हैं मशीनों से। ये तो हमें 4 जून के बाद दोस्तों पता लगेगा। लेकिन डॉक्टर साहब को जो ज़मीन पर दिख रहा है, जो आँखों से दिख रहा है संधू साहब को, इनको अब आँखों में वाक़ई क्या आप कह सकते हैं सच्चाई है या कहीं न कहीं आँखों में भी मशीनें धूल झोंक देंगी? ये तो 4 जून को जब मशीनें खुलेंगी तब पता लगेगा। लेकिन जो ज़मीनी स्थिति वो ये है कि इट्स अ वेरी टफ बैटल, बहुत ही काँटे की टक्कर इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में हो रही है। संधू साहब, आपने पंजाब का दौरा किया, हिमाचल का दौरा किया और उसके बाद आप हमारे साथ आए दोस्तों के बीच में। चंडीगढ़ आप जितवा रहे हैं मनीष तिवारी को, कंगना जी की फ़िल्म आप कह रहे हैं हिट नहीं होगी, फ्लॉप होगी और पंजाब में आपने कहा खाता नहीं खुलेगा, तो मैं थोड़ा सुनकर डर भी गया कि भई ये क्या बात है? मोदी जी इतने बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं और आप बिल्कुल खाता नहीं खोल रहे। और एक चीज़ जो डॉक्टर साहब ने कही कि बंगाल में बंगाल का ही जादू चलेगा, मोदी जी का जादू वहाँ चल नहीं रहा है। तो बंगाल में ममता को ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है कि आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश के बारे में डॉक्टर साहब का कहना है कि ये जो 7वां राउंड है, ये एक अग्नि परीक्षा है योगी की और मोदी जी की। गोरखपुर और बनारस के बीच ये युद्ध हो रहा है और ये अग्नि परीक्षा है 2 शीर्ष नेता योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर साहब, बेबाकी से बात करने का संधू साहब, खुलकर हिम्मत से आपने बात करी और मैं कह रहा हूँ कि पंजाब की जो रिपोर्ट है चौंकाने वाली है आपकी। देखते हैं 4 जून को क्या होता है। दोनों का, मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। अपने दोस्तों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका।